आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया तंदूर कांड के नाम से जानती है। ये केस मर्डर से ज्यादा लाश को ठिकाने लगाने के तरीके की वजह से मशहूर हुआ था। तो आखिर क्या थी इस मामले की पूरी कहानी? क्यों इसे तंदूर कांड कहा जाता है? और इसमें मारने और मरने वाला कौन था? जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तारीख थी 2 जुलाई 1995। रात के लगभग 11 बजे दिल्ली के एक पॉश इलाके जनपथ में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल गश्त पर निकले हुए थे। तभी उन्हें एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो आग आग चिल्ला रही थी। आवाज सुनकर ये दोनों उस महिला की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि उस इलाके के एक मशहूर होटल अशोक यात्री निवास में से आग की लपटें निकल रही हैं। यह देखकर उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दे दी। जब उन्होंने होटल के नज़दीक जाकर देखा तो पता चला ये आग की लपटें होटल के अंदर मौजूद बगिया रेस्टोरेंट में से आ रही हैं। अब ये दोनों पुलिस वाले होटल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रेस्टोरेंट के गेट पर होटल का मैनेजर केशव कुमार खड़ा हुआ है। इन दोनों ने जब उससे आग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि होटल में बहुत सारे पुराने पेपर और पोस्टर पड़े हुए थे, बस उन्हें ही जला रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले इस बात से संतुष्ट नहीं होते और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह केशव कुमार उन्हें जाने से रोक देता है। वो होटल से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें केशव कुमार पर शक हो जाता है और वो पीछे के रास्ते से होटल के अंदर किचन में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि दो लोग मिलकर कुछ जला रहे हैं। अब पुलिस वालों ने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि वो बकरा भून रहे हैं। पुलिस वालों को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता और वो तंदूर के आसपास चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी एक कांस्टेबल की नज़र एक हाथ पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये किसी इंसान को जला रहे हैं और वो दोनों वहां से अनजान बनकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही तुरंत पुलिस की एक टीम को मौके पर बुला लेते हैं। थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और होटल के अंदर जाकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी वहां से भागने में सफल हो जाता है और एक को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस जिसे पकड़ती है वो कोई और नहीं, होटल का मैनेजर केशव कुमार था। अब पुलिस वाले तंदूर की आग को बुझाते हैं तो पता चलता है कि ये तंदूर के ऊपर एक इंसानी लाश को जला रहे थे और वो लाश काफी हद तक जल चुकी थी, इतना कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। लेकिन पुलिस वालों को इतना अंदाजा हो गया था कि लाश किसी महिला की है। अब पुलिस केशव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान केशव कुमार बताता है कि वो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर है और भागने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा है और जलने वाली लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहानी है। सुशील शर्मा के बारे में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और नैना साहानी भी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है और अगले दिन ये खबर मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है कि कैसे एक महिला की हत्या करके उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस सुशील शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन सुशील शर्मा पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा था। इसी बीच मीडिया में एक अफवाह फैल गई कि पुलिस सुशील शर्मा का एनकाउंटर करना चाह रही है। इसी के बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। अब सुशील शर्मा को दिल्ली लाया जाता है और पूछताछ शुरू की जाती है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक सुशील शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और नैना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी की थी। कुछ सालों पहले ये दोनों कांग्रेस के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान इनकी दोस्ती हुई और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लिव इन में रहना शुरू कर दिया। रिलेशनशिप में आने के बाद नैना साहनी पॉलिटिक्स से दूर हो गईं और बतौर कमर्शियल पायलट अपना कैरियर बनाने की तैयारी में लग गईं। लेकिन सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद दोनों ने एक अपार्टमेंट ले लिया और बतौर पति पत्नी साथ रहना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी
और कुछ दावे ये भी किए जाते थे कि शादी तो की थी लेकिन पब्लिक से छुपाया था। दावों के मुताबिक नैना जिद करती थी कि शादी को पब्लिक के सामने उजागर करो, लेकिन सुशील हमेशा इसे छुपाने की कोशिश में लगा रहता था। इस बात को लेकर इन दोनों में कई बार लड़ाई भी हो जाती थी और वक्त के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी बढ़ना शुरू हो गई थीं। इन लड़ाइयों का असर ये होता है कि नैना साहानी सुशील शर्मा से दूर होने लगती हैं और अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम के नाम के एक शख्स के करीब आने लगती हैं। नैना मतलूब की मदद से सुशील से रिश्ते को तोड़कर हमेशा के लिए विदेश में जाकर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने में लग जाती हैं। उधर सुशील शर्मा को ये बात पसंद नहीं आती कि नैना मतलूब करीम से मिला जुला करे और सुशील नैना पर शक भी करने लगता है। अब इन दोनों के बीच इस बात को लेकर भी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। अब रात आती है 2 जुलाई 1995 की और इस रात को सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। सुशील शर्मा अपने काम से घर वापस आता है तो देखता है नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुशील के पूछने पर नैना बताती है कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही है और ये कहकर नैना दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन सुशील को नैना की बात पर भरोसा नहीं होता और वो फोन उठाकर नंबर रीडायल करता है तो दूसरी तरफ मतलूब करीम था। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था कि नैना कई दिनों से मतलूब करीम से बात कर रही है, इसलिए नैना के जाते ही सुशील फोन के पास आकर नंबर रीडायल करता है तो दूसरी तरफ मतलूब करीम ही था। अब इस बात को लेकर नैना और सुशील में काफी देर तक बहस होती है। आम तौर से कहा जाता है कि इसी लड़ाई के दौरान सुशील ने नैना को गोली मार दी थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि लड़ाई के बाद सुशील कमरे से बाहर बालकनी में चला गया था। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक लड़ाई होने के बाद दोनों काफी देर तक शांत रहते हैं और थोड़ी देर बाद नैना सुशील के पास आकर कहती है कि वो आत्महत्या करने जा रही है और उसके बाद वो एक सुसाइड नोट भी लिखती है। इसके थोड़ी देर के बाद सुशील शर्मा को गोली चलने की आवाज आती है। वो भागते हुए कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि नैना के हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने गोली चलाई जरूर थी, लेकिन उसे गोली लगी नहीं थी। सुशील को देखते ही नैना कहती है कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन सुशील नैना को समझाता है और उससे पिस्तौल ले लेता है। यहां पर दोनों शांत हो जाते तो शायद नैना का मर्डर नहीं हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद दोनों में और ज्यादा बहस होने लगती है। इस बार बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सुशील नैना की तरफ पिस्तौल तानकर गोली चला देता है। पहली गोली नैना को छूते हुए पीछे दीवार पर लगती है। नैना कुछ समझ पाती तभी सुशील दूसरी गोली भी चला देता है, जो सीधे नैना की गर्दन में जाकर लगती है, और उसके तुरंत बाद वो तीसरी गोली भी चला देता है, जो सीधा नैना के सिर में जाकर लगती है, और मौके पर ही नैना साहनी की मौत हो जाती है। कुछ देर तक तो सुशील को समझ ही नहीं आता कि ये उसने क्या कर दिया है। होश में आने के बाद सुशील रोना शुरू कर देता है कि ये उसने आखिर क्या कर दिया। एक तरफ उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, तो दूसरी तरफ वो लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। सबसे पहले तो वो घर से बाहर जाकर देखता है कि किसी ने गोली चलने की आवाज तो नहीं सुनी। बाहर सब कुछ नॉर्मल था, किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। अब सुशील मार्केट में जाकर बड़ी सी पॉलीथीन बैग लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ जाता है। पहले वो नैना की लाश को उस पॉलीथीन में रखता है और फिर एक बेडशीट में लपेटकर साइड में रख देता है, और फिर उसके बाद वो कमरे से खून साफ करता है और जो सुसाइड नोट नैना ने लिखा था उसे ढूंढकर फाड़ देता है। हालांकि बाद में पुलिस इस सुसाइड नोट को बरामद कर लेती है। पूरे कमरे की अच्छे से सफाई करने के बाद अब सुशील अपनी कार को अपने गेट के आगे लाकर खड़ी कर देता है और लाश को गाड़ी में रखने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी वजनी लाश को वो अकेले नहीं उठा पाता, और फिर वो रात के अंधेरे में नैना की लाश को घसीटकर कार के करीब लाता है और उसे कार की डिग्गी में रख देता है। लाश को लेकर सुशील निकल तो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाए। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लाश को नदी में फेंक दिया जाए, और वो लाश को लेकर ITO के पुल पर चला जाता है। लेकिन वहाँ काफी भीड़ होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाता और वो लाश को लेकर सीधा अपने बगिया रेस्टोरेंट में चला जाता है। लेकिन जिस वक्त सुशील रेस्टोरेंट गया था उस वक्त वहाँ पर काफी कस्टमर थे। सुशील रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करता है
और अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बाहर बुलाकर कहता है कि जितना जल्दी हो सके रेस्टोरेंट को खाली करवाओ। जो ग्राहक बैठे हुए हैं उनसे कहो कि खाना खत्म हो गया है और जल्द से जल्द रेस्टोरेंट खाली करवाओ। इस पर केशव कुमार सुशील से कहता है कि खाना तो अभी काफी बचा हुआ है और काफी लोग आराम से खा सकते हैं। फिर सुशील केशव से कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक इमरजेंसी आ गई है। सुशील की बात को सुनकर केशव रेस्टोरेंट को खाली करवाने में लग जाता है और जल्दी जल्दी सभी कस्टमर्स को वहां से भेज देता है और स्टाफ को भी पैसे देकर बाहर जाकर खाने के लिए भेज देता है। अब रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा और केशव कुमार ही बचे थे। अब सुशील केशव को पूरी बात बताता है और उससे कहता है कि तुम लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। पहले तो केशव मना कर देता है, लेकिन सुशील किसी तरह उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए मना लेता है। अब ये दोनों मिलकर लाश को गाड़ी की डिग्गी में से निकालकर रेस्टोरेंट के किचन में ले आते हैं और उसे तंदूर के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनी थी और तंदूर अभी भी जल ही रहा था। लेकिन लाश पूरी तरह से जल नहीं रही थी, क्योंकि तंदूर इतना तेज नहीं जल रहा था। अब सुशील केशव को अंदर पड़े हुए पेपर तंदूर में डालने के लिए कहता है, जिससे आग थोड़ी और भड़क जाती है और शव भी जलना शुरू हो जाता है। मगर ये आग अभी भी इतनी तेज नहीं थी कि नैना के शव को पूरी तरह जला सके, और अब आग फिर धीमी होनी शुरू हो जाती है। अब सुशील केशव को अंदर रखा हुआ मक्खन लाने के लिए कहता है। जैसे ही मक्खन का एक पैकेट तंदूर में डलता है, आग फिर से भड़कने लगती है और लाश जलना भी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो एक के बाद एक 4 मक्खन के पैकेट तंदूर में डाल देते हैं। अब इनका प्लान कामयाब होने लगता है और नैना का शव जलकर खत्म भी होने लगता है। लेकिन ये लोग आग पर ध्यान ही नहीं देते और आग की लपटें रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगती हैं। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक रेस्टोरेंट में पुलिस के आने के बाद वो वहां से भागकर दिल्ली के गुजरात भवन में अपने एक आईएएस दोस्त के पास चला गया था। रात भर अपने दोस्त के पास रुककर सुबह होते ही सुशील जयपुर के लिए निकल जाता है। फिर जयपुर से मुंबई जाता है और मुंबई से भागकर तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर वो अपना सर मुंडवाता है। फिर वहां से वो चेन्नई जाता है। पुलिस को अपने एक खबरी से पता चलता है कि सुशील चेन्नई में है और तुरंत पुलिस की एक टीम चेन्नई पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले सुशील वहां से भागकर बेंगलुरु चला जाता है और पुलिस भी उसके पीछे बेंगलुरु जाती है और 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और फाइनली 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट फाइल कर देती है और 31 अगस्त 1995 को सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर नैना साहनी के मर्डर और सबूत मिटाने का केस चलाया जाता है। इस मामले में सुशील शर्मा के अलावा रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव शर्मा और 3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाता है। अगले कई महीनों तक इस केस की सुनवाई चलती रहती है और 2001 में इस केस में ऐसा भी होता है कि कोई वकील सुशील का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता और कई महीनों तक सुशील बिना किसी वकील के रहता है। पूरी सुनवाई के बाद 3 नवंबर 2003 को इस केस का फैसला भी आ जाता है और सुशील शर्मा को नैना साहनी की हत्या का दोषी माना जाता है और साथ ही केशव कुमार को भी दोषी करार दिया जाता है और बाकी 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को सेशन कोर्ट द्वारा सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई जाती है और केशव कुमार को सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अब सुशील हाई कोर्ट में अपील करता है। अगस्त 2006 से हाई कोर्ट में इस केस की डे टू डे हियरिंग शुरू होती है और लगातार कई सुनवाइयों के बाद 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुशील की मौत की सजा को बरकरार रखती है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सुशील शर्मा 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और फाइनली 2007 में सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सजा के बाद सुशील शर्मा बाकी की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सुशील शर्मा जेल में पुजारी के तौर पर काम किया करता था और ये एकलौता ऐसा कैदी था जिसे 20 सालों में एक भी दिन की पैरोल नहीं मिली थी। इसका मतलब यह है कि 20 सालों में सुशील एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया था। जब सुशील शर्मा 21 साल जेल में बिता लेता है तो उसे 2015 में कुछ दिनों के लिए पैरोल दी जाती है
और फाइनली 23 साल की सजा पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर देती है। अब सुशील शर्मा जेल से आज़ाद अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस केस में कई चीजें भारत में पहली बार हुई थी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए DNA टेस्टिंग, और पुलिस ने भी रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल की थी। इस केस में शुरू में यह कहा गया था कि लाश को टुकड़ों में काटकर तंदूर में डाला गया था। हालांकि जांच होने के बाद यह पता चला था कि लाश को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। फिर भी लाश को ठिकाने लगाने का तरीका रूह कपाने वाला था। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।